पहला क्रश याद है और किस उम्र में पहली मोहब्बत हुई थी? पहला क्रश हाँ याद है, 3rd ग्रेड या करीब का ना ही लूं पता आगे पीछे कुछ हो गया, लेकिन हाँ बीवी बच्चों के साथ देख के उम्र में। और पहली मोहब्बत कब हुई थी? मुझे तो वही मोहब्बत लगी थी, मैंने तो कहा यही है एंड है बस, खत्म होगी बात। वो क्लास का खामोश खूबसूरत प्यारा सा लड़का हुसन परस्ती शदीद, मैंने कहा बस दिस इज इट। और वो 3rd स्टैंडर्ड में। आपको पहला क्रश याद है? मुझे पहला क्रश याद है, मुझे तो याद भी नहीं मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी, मगर हमारे घर के आसपास रहते थे भाई हमारे। छोड़े नाम वाम अब क्या लेना। और वो बड़े अच्छे होते थे, बड़े स्वीट से होते थे, क्रिकेट खेलते थे और वही गुड लुकिंग। वही अटक गए कि बस इन्हीं से शादी होगी, ये बच्चों की तरह पालेंगे मुझे और मैं पलूंगी। बस यही। और मोहब्बत किस उम्र में हुई? मोहब्बत तो कई बार होती रहती है। मुझे लगता है कि माँ से शुरू होती है मोहब्बत, वो वाली मोहब्बत नहीं होती। आई वॉज अ स्टिकर टू माई मदर। और मगर जो बिल्कुल मोहब्बत लगी कि बस ये जिगर फट के बाहर आ जाएगा, वो शायद फहद से हुई थी। अच्छा शरबत ना वैसे वो जैसे आप कहते हैं ना, ये कोई बहुत ही रोमानवी फिल्मी मोहब्बत टाइप पर्सनालिटीज की नहीं है, ये जरा थोड़ी पहले बाटा फिर स्कूल टाइप प्रैक्टिकल इंसान है। प्रैक्टिकल थोड़ी सवाल ये भी है कि जिससे मोहब्बत हो अगर उसे शादी हो जाए तो क्या मोहब्बत और बढ़ जाती है? मुझे तो लगता है बढ़ जाती है। हाँ ये वो है, ये वो ग्रुप है, ये वो क्योंकि इनके प्रैक्टिकल ग्रुप है, ये ग्रुप है ये वो वाला ग्रुप है ये, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फंक्शनल लोग है ना, ये कहते हैं ठीक है ठीक है। The most practical woman is saying that। हाँ लेकिन ये जरा चीजों को देखती है थोड़ा फिर भी जरा प्रैग्मेटिकली, तो इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। अगर ये कह रही ना कि ये चीज मियाँ से मुझे अपने बहुत, हाँ ये प्रैग्मेटिक है तो मुझे पता है अभी जो मौजूद है ना ठीक है, जो है इसी से होगी, इसी से करेंगे। ये आपकी शादी में कि आपकी शादी के बाद मोहब्बत बढ़ी? मेरी शादी के बाद मोहब्बत बढ़ी। हाँ मैं भी कुछ अजीब मुझे भी अब अपने बारे में ये पता चला है कि मैं जिन चीज़ों को उस तरह रोमांटिसाइज करती हूँ थी पहले, और टू बी ऑनेस्ट वो उनके साथ मैं नहीं रह सकती। मैं जिसके साथ रह सकती हूँ उसी से मैंने शादी की है। वो मुझे भी बड़ी फंक्शनैलिटी पसंद है चीज़ों की। सो मुझे अपना आप की अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है शादी के बाद, टू बी ऑनेस्ट। दैट्स एन आंसर टू दिस। क्या बात है कि मुझे नहीं पता था कि ये मुझे भी मेरा मियाँ जैसी नेचर का प्रैक्टिकल। ये तो बड़ी लकी बात है अगर इसमें इंसान के नेचर वाली। कितनी अच्छी। क्या वाकई कामयाब मर्द के पीछे एक समझदार औरत की सपोर्ट होती है? सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहे वो माँ की सूरत में हो, बहन की या बीवी की या बेटी की। ये सच है। एक औरत ब्रिंग्स इन, इट्स अ यिंग यांग, तो यिंग इज नॉट कंप्लीट विदाउट द यांग। तो वो बिकॉज जो इमोशन है, होलसमनेस है, ग्राउंडेडनेस है, द लव, वो सब एक औरत से आता है एंड दैट्स बाय नेचर। मर्द नहीं कर सकते, चाहे वो जितने अच्छे हो जितने हो, बट वो बड़े प्रैक्टिकल और बड़े बस A B C ये है। हाँ ये सच है, मैं 100% इस बात से एग्री करती हूँ। अच्छी शादीशुदा जिंदगी के जरूरी लवाजमात क्या हैं आपके ख्याल में? एक ताला जिसकी कोई न चाबी है कि नहीं। आई थिंक आजकल मैं वो गुलमहर जो कर रही हूँ उसमें सबर और सबको बड़ी ग्रेसफुल वो लग रही है। It's kind of वार्डरोब बड़ी डिस्कस हो रही, मैंने आगे में बात करी। मगर मैं उस दिन एक्चुअली ये किसी से कह रही थी कि क्यों जो लड़की जुल्म सह रही है वो बड़ी ग्रेसफुल है। हम आपके आने से पहले एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। हाँ। तो ये कैसा ग्रेस है कि उसकी खामोशी और उसके ब्रोकननेस में उसकी ग्रेस है, और वो एलिगेंट इसलिए है क्योंकि वो मुंह नहीं खोलती आगे से, या उसका कोई ओपिनियन नहीं है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि अच्छी, क्योंकि ये कल्चरल डायनामिक्स है। बिल्कुल। इनका मजहब से भी ताल्लुक नहीं है, इनका ये कल्चरल डायनामिक्स है, कल्चरल सोसाइटल प्रेशर्स है। तो क्या आज भी लवाजमात जो है फिर उनमें से क्या आप समझती हैं? आई थिंक जस्ट रिस्पेक्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिस्पेक्ट, इट एंड्स विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होगी तो रिश्ता आगे बढ़ता है, रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर वो जितनी आप मर्जी चाहे पैसे फेंक दे, लाड कर ले, लेकिन रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। रिलायबिलिटी
डिपेंडेबल नहीं है अगर पार्टनर, मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए, कि आर यू गोइंग टू शो अप, मतलब जो मौका है मौके पे आप मौजूद हैं या नहीं, ये मेरे नजदीक रिस्पेक्ट के फॉरन बात, लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट अवे। एक बंदा बहुत उसकी बड़ी नशीली आंखें और नशीली बातें हो सकती हैं और सब हो सकता है, लेकिन अगर वो मौके पे मौजूद नहीं है तो फिर तो शादी नहीं चल सकती। इश्क मोहब्बतें चल सकती हैं अपने आप को बिल्कुल तोड़ तोड़ के, वो ठीक है, पर शादी एक बाकायदा फंक्शनल रिलेशनशिप है जिसमें रिस्पेक्ट एंड रिलायबिलिटी, दे आर बोथ, एंड आई थिंक इट कम्स विद इट्स stems out of respect कि आप रिस्पेक्ट करते हो उस रिश्ते की, उस पार्टनरशिप की, उस इंडिविजुअल की, तो आप वहाँ हो गए। बिल्कुल सही बात है। माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना मुश्किल है? ओए ये बताएं। चेंज्ड एक्शंस मुश्किल है, चेंज्ड बिहेवियर मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिपीट ना करूँ, बिकॉज सॉरी तो बड़ा आसान है ना, वर्ड से अपॉलॉजी करना तो बड़ा आसान है, वो तो हम लेटर्स लिखते रहे, जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन चेंज बिहेवियर इज द ट्रूएस्ट अपॉलॉजी, इज द बेस्ट अपॉलॉजी, एब्सोल्युटली आई एग्री। तो ये मैंने तो बल्कि अब जाके ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़िंदगी में ये सीखा है कि बहुत ज़रूरी है माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना। ये थोड़ा सा आप जवानी में, बचपन में इंसान की कभी माफ नहीं थोड़ा सा होता है ना, ये होती है, एक अना भी होती है, लेकिन आई हैव नाउ अंडरस्टूड कि कितना अहम है इंसान को अपने आप को भी अपने आप को भी चेक में रखने के लिए माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना, बहुत अहम चीज़ें। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जो चाहते हैं ना आपके साथ जैसा सलूक हो वैसा करें। तो आपके नज़दीक माफ़ करना आसान है या माफ़ी मांग देना? मेरे नज़दीक माफ़ करना तो मेरे लिए हमेशा ज़्यादा आसान रहा है। आसान, ओके, इट्स इजियर। क्या जिंदगी के सख्त तजुर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या फिर आपको बेहिस कर देते हैं? क्या है, फिर से बताएं, क्या चॉइस? क्या जिंदगी के सख्त तजुर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या आपको बेहिस कर देते हैं? दोनों ही नहीं काम हो जाते हैं, और आई थिंक फेजेस भी होते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ कि आई थिंक मेरे जो पहला शॉक देते हैं वो आपको, वो एक पहला शॉक और इम्पैक्ट जो होता है सख्त चीज़ का, वो बहुत केओस और जज्बात है। फिर बेहिसी का फेज है, फिर लर्निंग का फेज है, फिर है मजबूती का फेज। फेजेस में, स्टेजेस में मेरे ख्याल में एक इधर और आई एग्री। आई थिंक बेहिस वो चीज़ें कर जाती हैं जो रेपिटेशन में है और जो चेंज नहीं हो रही, तो वो आपको बेहिस कर देती है, वो कर देते हैं जो और जिन पे आपका इख्तियार भी नहीं है, जिनसे आप हाँ आपका कंट्रोल ही नहीं है, सो यू फील हेल्पलेस। बट दूसरा क्या था? दूसरा था ना कि मजबूत या फिर बेहिस कर देते हैं। आई थिंक मजबूत तो आपको हर चीज करती है, आप बेहिस होके भी मजबूत होते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या सेट पर आर्टिस्ट का देर से आना उन्हें अहम बनाता है? प्रॉमिस मैं नहीं लेट ये सवाल उन्होंने पहले क्या लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत सेट पे, ड्रामा सेट पे बहुत मुझे जनरली कोफ्त होती है बहुत, मुझे नहीं पसंद। इट्स डिसरिस्पेक्ट। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अगर अहम बना भी रहा है तो गलत रवेश है। हाँ, बिल्कुल भी एक कथन इस कोरिलेशन को तोड़ दिया जाए और इसको इनकरेज ना किया। हाँ, इसको मेजरली डिस्करेज। कभी ऐसा हुआ कि किसी के लेट आने की वजह से आपकी शूट बहुत मुतासर हुई हो? वो ये हमेशा होगी, जो भी लेट आएगा वो हाँ, जिसने जहाँ पर अगर आपका एक डिसाइडेड पैटर्न है डे का, वो इफेक्ट होगा। क्या हुआ? बढ़िया, अपने दिन याद आ गए। नहीं। अच्छा, आपने जिंदगी जैसे सोची थी कि आपने वैसी ही गुजारी है या वक्त और हालात ने कई फैसले करवाए आपसे? जिंदगी सोची तो नहीं जाती, जिंदगी तो चल रही होती है। और हाँ, वक्त और जिंदगी, लोग सब ने मिलके ऐसे ऐसे फैसले कराए जिस पे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज चाहे इट वर्कड और नॉट, इट वाज ऑलवेज अ वेरी अमेजिंग जर्नी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट मेड मी हु आई एम टुडे। तो नो रिग्रेट। मेरी तो वहमो गुमान में भी नहीं थी ऐसी जिंदगी, कसम से। मैंने तो मतलब हाँ, एम्बिशियस भी, ख्वाब भी देखे, वो सब किया जैसे बच्चे करते हैं सारे,
लेकिन आई थिंक लाइफ टर्न्ड आउट बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी जिंदगी, अल्लाह का शुक्र है, इससे ज्यादा और क्या हो। हाँ है सही ना? बात है, सही बात। यहाँ भी जो हम बैठे हुए अभी इस वक्त तीनों, और तुमने कभी सोचा टीवी पे था लोग कि हमें देख टीवी रहे पे हैं, देखेंगे हमारे लोग? में रेगुलर नॉर्मल बच्चे नहीं थे, मतलब ये Backbenchers। मतलब पता नहीं किस किस शहर में लोग बैठे हुए इस वक्त हमें देख रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो। सही बात है, ये बहुत ज्यादा है। सच अ ब्लेसिंग। और इतने लोग मोहब्बत करते हैं, हाँ। जिनको आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं हुआ, वो बिल्कुल। आपको जी। देखते और हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपकी मुंह से निकले हुए अल्फाज उनकी जिंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं। Yes। तो ये पावर तो बड़ा बड़ी पावर है। बात है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत कुछ हो गया। सही अच्छा, बात। क्या आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या आपके सामने वाले को देखकर आप फैसला करती है कि मुझे इसके साथ पेश कैसे आना है? ये यात्रा के लिए ट्रू है। मेरा जाती ख्याल है, एंड दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर एवरीवन, कि कोई भी शख्स किसी के हर एक के साथ एक शख्स नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी सरवत कोई और सरवत है, फहद की सरवत कोई और सरवत है, उसके बच्चों की सरवत कोई और सरवत है, उसके और दोस्तों की सरवत कोई और। ये हर एक के लिए सच है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हम, तो इसका मतलब है कि हम मतलब ये एक तरह की थोड़ी, हर इंसान को एक इज्जत भी आप देते हैं ना, थोड़ा उसके हिसाब से चलते हैं। ये तो रिलेशनशिप्स और दोस्ती का तकाजा होता है, रिश्तों का तकाजा होता है। क्विकली सरवत आप भी बता था कि ब्रेक की तरफ जाऊं। क्या था सवाल? सवाल ये था कि आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या आप सामने वाले को देख के डिसाइड बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी डिफरेंट। मैं अपने दोस्तों के साथ आई एम कम्प्लीटली माई सेल्फ। In public, in my other relations, I have to be different, and that's human. जैसे आप। मुझे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं बचाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले जब दिल की बात का सेगमेंट कर रहे थे, तो उसमें आपने अपने बिरयानी में जो आपका कैरेक्टर है उस वाले से बात नहीं की, और प्रोग्राम के आगाज में अच्छा, बात करी पसंद थी। भी बहुत है बिरयानी, आपको पता है इसको। इट वाज सो फनी फॉर मी। जब मैंने वो टाइटल देखा, मैंने कहा हाय, वाकई इतने अरसे बाद ड्रामा किया तो उसका वो भी बिरयानी है। क्योंकि आप पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दें और बिरयानी की प्लेट एक तरफ रख दें, आपको पता है सरवत गिलानी ने किधर जाना है। उसमें वैसे भी क्या कोई खास चॉइस है कि मटन की, बीफ की बिरयानी हो, चिकन की बिरयानी हो, आलू वाली बिरयानी हो? चिकन की कोई बिरयानी होती ना, और मुझे बिरयानी There's no अगर difference। जर्द चावल है उसमें तो बिरयानी गोश्त की होती है, उसमें आलू भी होते हैं। सरवत जा चुकी है, बस बिरयानी की प्लेट है। इफ यू वांट टू प्लीज मी, कुछ बनवाना है, हाँ। कुछ करना है, कोई स्क्रिप्ट अग्री करानी, हाँ, कुछ भी कोई उधार दे दो, अपनी प्रॉपर्टी दे दो, कुछ जो बिरयानी की दे। बिरयानी। मैं नेक्स्ट टाइम जब सरवत को अपने शो पे बुलाना ना, तो मेरे मियाँ एक बड़ी अच्छी मटन की से बिरयानी बनवाते हैं, वो बिरयानी सरवत के घर में भेजेंगे कि सरवत मान ले। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, इतने अरसे बाद आपने कैरेक्टर भी किया, और जैसे मैं शो के आगाज में भी कही थी कि ये जो आज मेरी दो प्यारी प्यारी खवातीन गेस्ट हैं, ये बहुत चुनिंदा किरदार अदा करती हैं, उसमें भी देखती हैं कि कहाँ कौन से करने वाले हैं। इस कैरेक्टर को बहुत सराहा भी जा रहा है, जैसे आपने कहा कि वो दिखाए बड़े ग्रेस के साथ, तकलीफें भी सह रही है, और आपकी वार्डरोब उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। सो कैसे आपने प्रेप किया खुद को इस किरदार के लिए, और क्या आपको उस किरदार में ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा सरवत? सो मधिया, मैंने जब बदर भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा 11 साल बाद मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो सोचो मैंने कितना सोचा होगा इस कैरेक्टर के लिए तुम्हें। मैंने कहा ऑफ कोर्स, नो प्रेशर, ऑफ कोर्स। तो वो उन्होंने कुछ बताई, गुल मेहर की पर्सनालिटी की बातें, कुछ कैरेक्टर की बातें, कुछ स्टोरी की बातें। मैंने फ़ोन बंद किया मदिया, एंड द नेक्स्ट कॉल आई डिड नॉट साइन एनीथिंग, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा हालात चलना है। कहती क्यों? मैंने कहा सिंधी अजरकें और सिंधी कल्चर की चीज़ें मुझे लेनी है। मैं 2 दिन बाद हाला में थी और मैं उसकी अजरकें और चुंदरियाँ शॉप कर रही थी। बहुत सारा जो उसका वार्डरोब था वो मेरा अपना वार्डरोब है, क्योंकि मैं ढीले कुर्ते और लंबी कमीज़ें, इट्स लाइक माई थिंग। तो वो चिकनकारी जो मैं फैशन डीवा से बचपन से ले रही हूँ, जी जी, वो सारे आज काम वो, आ गए। और हम आपके यहाँ फहद के भी कुर्ते इतने जबरदस्त देख रहे होते सारे। हाँ, वो भी सारे फैशन डीवा के। सेम। तो फैशन डीवा वाले इतने खुश हुए, उन्होंने कहा जी अब दुनिया क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते कहाँ से है वो, इट्स सो बैड बिकॉज आप किसी को हेल्प कर रहे हो उनके बिजनेस में। तो वो हुआ, फैशन डीवा के सारे कुर्ते मेरे काम आए, चादरें मैंने अब उनको चाहिए वो आपको ना मुफ्त के कपड़े भी दे, जितना आज आपने उनका नाम ले लिया, मैं भी इनसे वैसे बहुत खरीदती हूँ। वो मुझे देते हैं, परसेंटेज ऑफ देते हैं, दे वेरी नाइस। वार्डरोब, तो अ लॉट ऑफ मीम्स वर लाइक लोगों को गुलमेहर नहीं, लोगों को मीरान नहीं, गुलमेहर का वार्डरोब चाहिए। मैं वैसे मजे की बात बताऊँ, मैं इस वक्त परेशानी में इनकी कॉफी पी गई।
जितना क्यूट चले प्यार बढ़ेगा कोई माजरत है, मैं बातों में दिखोगी। No worries। तो यानी कि वो आपने खुद अपनी सारी वार्डरोब खुद हाँ, बनाई थी, और जो उसके कड़े हैं, जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा ये कड़े कहाँ से लिए, तो मैंने जितनी भी मेरी सिल्वर ज्वेलरी थी उसको मैंने दिया मजर भाई को सिरवाना पे, और मैंने कहा इसको चमका दे। उन्होंने चमकाई तो वो एक जो कड़ा अपनी ये सारी चीजें, इसका मतलब मेरी है सारी चीजें, मेरा ब्रेसलेट, मेरे झुमके, वो सब मेरा अपना है। तो आई वांटेड टू मैन्युफैक्चर गुल मेहर एज अ गर्ल दैट वी सी एवरी डे। हमारी भी सिल्वर ज्वेलरी है जो नहीं निकलती कभी, क्योंकि वो डायमंड टी से ही हम नहीं निकल पा रहे। आई वांट टू ब्रिंग दैट बैक। कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे आपने प्रॉपर अपने किरदार को लेके उसकी ज्वेलरी भी छोटी छोटी आपने माइन्यूट डिटेल्स में भी आप कही हैं, कितना ज़रूरी करना है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि लोग एक ही गेटअप में 3-4 ड्रामे कर लेते हैं, और हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा भी ये गेटअप तो उसका उसमें भी था, ये बाल तो उसके फलाने किरदार में भी थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरी एक तरह से जान डालना अपने कैरेक्टर में। देखिए, अगर आप एक्टर्स लेंगे यासरा रिजवी जैसे या सरवत गिलानी जैसे, वो ये बात को समझेंगे। जो आप you know, like I wouldn't say नए generation, because a lot of new लोग भी, but I think that comes with age and that comes with experience, कि कितना ज़रूरी है कि आप एक कैरेक्टर पे फोकस करके उसी पे काम करें, because वो रिजल्ट जो आएगा वो 4 एक साथ करने से नहीं आएगा। हाँ ना, टाइम भी तो वो चाहिए। wisdom से आती है। It needs time as well। अगर आप इस उम्र में भी इतने एक्सपीरियंस और समझ के साथ भी अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। Then you're just you know एक वो हसल चल रहा होता है, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। तो कम काम करने का एक फायदा भी हो जाता है कि आपके पास आगे पीछे प्रेप का टाइम है, आप सोच सकते हैं, उससे वो थॉट दे सकते हैं कैरेक्टर को, उसके दिखाई देने से और उसके एक्सप्रेशन से लेकर हर चीज को। तो कितना वजह से आपने बात भी की कि एक सब्र करना, एक बर्दाश्त करना, वो जो बड़ा उसमें कहते हैं उसमें भी औरत की बड़ी ग्रेस है। डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए? You know, I just feel that आप worst चीज कह सकते हैं in the most pleasant way. That is the grace that a woman should have. She should be able to say it with a lot of grace, but say it like it is. Rather than consuming it. Consume ना करें. Quiet, Say it politely, say it वरना आप nicely. कंज्यूम हो जाएंगे। वरना आप कंज्यूम खुद हो जाएंगे। वो भी बिल्कुल। consume हो और रोज हमारी खवातीन जो अराउंड है वो कंज्यूम्ड है in the patriarchal It is very system. important to take this moment कि एक अहम सब्जेक्ट है, इस बात को हमें सेटल कर देना चाहिए कि हमने जो सब्र का डेफिनेशन राइज किया हुआ है और जिसमें हम बार बार उसको रेफरेंस कर देते हैं अपने मजहब से, अपने दीन से, वो कतन हमारी डेफिनेशन और दीन की डेफिनेशन नहीं है। दीन में तो है जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म है। तो वो सब्र का जो विजुअल इमेजरी भी है अरबिक में, वो हीप्स ऑफ ग्रेन्स एंड सब्र जमील है, वो होप है। वो और होप कैसे आएगी अगर आप जुल्म बर्दाश्त करते जाएंगे और सहते जाएंगे या गलत को बर्दाश्त करते जाएंगे। होप तो नाम ही गलत को या बातिल के साथ लड़कर हक तक पहुंचने का है। तो वो इट्स मोर अबाउट इस्तिकामत एंड परसिवेरेंस। सो परसिवेरेंस इज द मेन क्वालिटी। अगर आप रिलीजन की आड़ में सब्र को बेचना चाह रहे हैं किसी को, तो आप पहले उसको वहां जरूर समझें। ये वाला जो सब्र है, ये सब्र तो ऑपरेशन को नॉर्मलाइज करने की एक उसका एक खूब मतलब यू नो उसका एक ब्यूटीफुल स्पिन देने की कोशिश, लेकिन बुनियादी तौर पे तो आप जुल्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, दोनों अम्माएं भी हैं, काम भी कर रही, तो मॉम गिल्ट होता है? जैसे बहुत सारी खवातीन, मैं जैसे शो करती हूँ तो सुबह अपने बच्चे को मैं अक्सर कहती हूँ मैं इसको ड्रॉप नहीं कर पाती हूँ, उसको पिक नहीं कर पाती, तो मुझे एक बड़ा गिल्ट होता है, मैं अपने बच्चे के लिए वहाँ पे होती नहीं, मैं टीचर से नहीं पूछ पाती। सो डू यू हैव दिस मॉम गिल्ट? आई थिंक मॉम गिल्ट हर मॉम को होता है, चाहे उसके बच्चे 50 साल के हो गए हों या 5 साल के हो। मॉम गिल्ट पैदाइश के साथ ही पैदा होता है। सो आई थिंक इट्स एन इनएविटेबल थिंग। अ मदर एंड गिल्ट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इट इज वन बॉडी। अब वो मॉम गिल्ट को डील करने का तरीका हर औरत का अलग है। मेरी जैसी औरत है वो कहेगी कि मैं अपने करियर को साइड पे रखती हूँ, मैं इन पे फोकस करती हूँ, तो मेरा शायद गिल्ट कम हो जाए। गिल्ट तब भी कम नहीं होता। एला नूर अगर बराबर वाले कमरे में और मैं उस कमरे में नहीं हूँ, तब भी मुझे मॉम गिल्ट होगा, चाहे मैंने अपना करियर सारा साइड पे रख दिया है। अ मदर हु इज देयर ऑल द टाइम, उसको भी मॉम गिल्ट होगा
कि मैंने ये कमी रह गई है, मैंने ये भी बेहतर कर सकती थी. So there's it's one body. But do you guys know why though? पता है कि ये क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. एक इंसान को आपने माशरे का हिस्सा बनाना है कल को. So you being a mother, और जो लोग बोलते हैं ना कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, एक्चुअली क्योंकि माँ ही वो पर्सनालिटी है कि जिससे चपेट भी खा के बच्चा फिर 2 मिनट बाद आ जाता है उसको इम्प्रेस करने उसी में चिपक रहा होता है. राइट. सो वो वाला पुल माँ के पास ही है बच्चे के साथ ना. मदर इज द ओनली वन हु हैज दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विद द चाइल्ड. और मदर को होता है कि हमें हर चीज देनी है, मतलब उसके तो वो काम ही इतना, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क. आप चाहते हैं कि यार कहीं खराब बदतमीज ना निकल आए, चोर ना निकल आए, फलाना. बड़े एक इंसान को मुकम्मल करके उसकी तरबियत करके कल को माशरे का हिस्सा बनाना, इससे मुश्किल और क्या काम होगा. तो इसमें तो आप हमेशा यू विल बी फॉलिंग शॉर्ट. क्योंकि आप तो मतलब पुलाव या निहारी थोड़ी है कि आपने बस पका लिया परफेक्ट बन गई. ये तो इतना एक ऑनगोइंग काम है. ये तो बिरयानी. तो ये काम ही. मुझे ये बताएं कि आजकल हमारे ना एक अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम देखते हैं कि 2 आर्टिस्ट जो है ना वो सोशल मीडिया पे तकरार कर रहे होते हैं, फिर तकरार की वजह से वो और ज़्यादा रेलिवेंट में रहना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद लोग फिर उसकी खबरें भी बना रहे होते हैं. सो डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा तकरारें आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे? I mean, I am one for speaking up and saying like it is. तो मैं तो कह देती हूँ, उसके आगे जो back and forth हो रहा होता है, I can never stay in touch with that. But I feel that there are better ways of getting attention. अगर attention के लिए आप कर रहे हैं तो बड़े काम है जी करने वाले पाकिस्तान में, आप वो कर लें. मगर हाँ, a lot of times लोगों को होता है कि जी ये बेस्ट तरीका है to stay relevant. And to stay in the limelight, and it probably serves them. It helps them sleep at night. It helps them stay relevant and think कि भाई ये इन है, इनके numbers हैं और ये बढ़ रहे हैं. बस आगे तीर लगा दिया, आग लग रही, चलो मुझे नींद आएगी यार. और बात सारी तो वही है ना, मदिया होना चाहिए. क्या होता है अब जो हो रहा है वो हो रहा है. मतलब जो हो रहा है बस हो रहा है. अभी इस तरह रेलेवेंस के भी तो तरीके बदलते रहते हैं ना हर वक्त कुछ ना कुछ. जैसे आप सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करती हैं कभी? मतलब कौन सा वाला ट्रेंड? वो जिस पर रीलें बनती हैं कि हो क्या रहा है को चीजें. हाँ, क्योंकि नजर रखती है कि आजकल चल क्या रहा है, क्या बात हो रही है. डूम स्क्रॉलिंग तो सभी करते हैं. डूम स्क्रॉलिंग की हद तक ही करती हूँ. But Yasra never gets involved in anybody else's problems or understanding of life. वो कहती है आपको ये काला लग रहा है सफेद, कोई बात नहीं, आपको काला लग रहा है, ये आपके लिए काला ही बेस्ट है आपके लिए सही है. मैं अपनी मस्जिद, आप अपनी मस्जिद. तो अच्छा गर्ल्स, मुझे इंशाल्लाह आपके साथ लेटर इन लाइफ जब मैं आपको बिरयानी भी भेजूंगी बनाने के लिए ना, जी, तो आप लोग सब मुझे स्कूल के सिस्टम के हवाले से भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी. स्पेशल विल डू स्पेशल. आई थिंक वी हैव अ लॉट टू से. क्योंकि मेरे ख्याल से हम ये जो लोग हमें देख रहे हैं उनके टुवर्ड्स हमारा ये एक फर्ज भी है कि हमें उस हवाले से बात भी करनी है. थैंक यू सो मच यास्रा, आपका थैंक यू सो मच. सरवत आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा. आपका बहुत शुक्रिया.